अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार। खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पांव को कोहरे में लिपटे उन छोटे छोटे गांव में रहने वाले किसानों को अन्नदाता परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों, इस नए साल में आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ आज भी कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मोती का उत्पादन किसानों के लिए बना अधिक आमदनी कमाने का आसान जरिया। चने की फसल में उकटा रोग के कारण लक्षण और नियंत्रण। आजकल मोती के उत्पादन की चर्चा किसानों के बीच खूब हो रही है, क्योंकि इस व्यवसाय में खेती के साथ साथ किसानों की अधिक आमदनी कमाने का एक और जरिया खोल दिया है और प्रदेश के कई किसान इससे सालाना लाखों की आमदनी भी कर रहे हैं। अगर आप इन किसानों की सफलता को देखते हुए मोती उत्पादन करना चाहते हैं तो सीप पालन से जुड़े पहलुओं की जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इसके लिए मिलते हैं मत्स्य विभाग जिला रांची के प्रसार अधिकारी प्रशांत कुमार से। जल कृषि के अंतर्गत मोती पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। मछली पालन के साथ साथ आप मोती पालन भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है। सरकार आजकल किसानों की आय दुगनी करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। जो किसान इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं वो इसे तत्काल जुड़े। इसमें बहुत सारे आपको फ़ायदे हैं। मछली पालन के साथ साथ आपको मोती पालन से अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। इसमें आपको कुछ करना ज़्यादा नहीं है। मछली पालन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ इसमें आपको बांस खूंटा गाड़कर उसमें मोती पालन हेतु जो सितुए हैं, सीप हैं, उसको आप उसमें लगा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है और ये आप इसको अपनाकर आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं। अतिरिक्त आमदनी का जरिया उपलब्ध हो सकता है आपका ये। और सरकार इसके लिए बहुत ही प्रयत्नशील है, क्योंकि आप जान रहे केंद्र सरकार की एक योजना है कि विगत 2022 तक किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए। तो इस हेतु जो है मोती पालन आप बेहतर विकल्प आपका हो सकता है। ये मोती पालन भारत समेत अनेक देशों में मोतियों की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन दोहन और प्रदूषण से इनका उत्पादन घटता जा रहा है। अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हर साल मोतियों का बड़ी मात्रा में आयात करता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वास्तव में हमारे देश में विशाल समुद्री तटों के साथ ढेरों सदा नीरा नदियां, झरने और तालाब मौजूद हैं। इनमें मछली पालन के अलावा हमारे बेरोजगार युवा और किसान अब मोती पालन कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मछली पालन के साथ साथ आप मोती पालन भी कर सकते हैं।
इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है। इसके लिए सिर्फ तालाब का प्रबंधन करना पड़ता है, तालाब की तैयारी करनी पड़ती है। वैसे तालाब जिसमें 5-6 फीट पानी हो, गहरा हो, उसमें आप चूना सर्वप्रथम चूना डाल लें। चूना डालने के बाद जैविक खाद में आप गोबर की खाद, सूकर की खाद या फिर जंतु की पोल्ट्री की खाद जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सब का भी आप रासायनिक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देने की बात यह है कि मोती पालन में आपको पर्याप्त मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन रखना ज़रूरी होता है। पादप प्लावक की मात्रा जितनी अधिक होगी, मोती उतना ही होता है, मोती का सीप जो होता है वो अच्छा ग्रोथ वृद्धि करता है, क्योंकि वो उसी पर निर्भर करता है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 सीप के मोती उत्पादन किए जा सकते हैं। खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब, नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है या फिर इन्हें खरीदा भी जा सकता है। झारखंड में बहुत सारे डोभा का निर्माण किया गया है। डोभा में भी मोती पालन किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा लाभप्रद व्यवसाय है। जो बिहार और झारखंड में जो प्रजाति पाई जाती है लेमिलिंडिस, उसको हम तालाब में छोड़ सकते हैं। लेमिलिंडिस जो है एक मीठा जल का रहने वाला एक सितुआ है, जिसके मेंटल में आप कोई जैसे कोई रेत का कण चला गया या कोई बाह्य पदार्थ चला जाता है तो उसके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है और कालांतर में वो 1 साल के बाद उसमें मोती का निर्माण होता है। और जब उसका परिपक्व आ जाए, जैसे 65 से 100 ग्राम के बीच का जो सीप होता है वो आइडियल होता है, उसमें मोती बढ़िया तैयार होता है, तो उसको हम लेकर फिर उसमें इंसर्ट किया जाता है बीड। बीड का मतलब होता है कि जो कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट जो उसकी जो फेविकोल या किसी चीज़ से उसको गोली जैसा बनाकर फिर उसको ऑपरेशन करके उसको बीड को इंसर्ट किया जाता है। जब हम इंसर्ट कर देते हैं उसको, उसके बाद उसको पॉकेट में जाल की एक थैली होती है, जिस तरह से हम लोग छोटे छोटे पॉकेट बनाते हैं। नेट का जो जाल होता है, आप चाहे मच्छरदानी की जाली बना लें, चाहे आप छोटी 2.5 mm मेश साइज़ का भी जाली बना सकते हैं। एक पॉकेट जैसा बना लें, करीब 6 इंच का 8 इंच का पॉकेट बना लें और उसमें 4-5 जो सितुए हैं, सीप हैं, उसको आप रख सकते हैं और उसको फिर बांस में लटकाकर, रस्सी के सहारे लटकाकर उसको उसमें डाल सकते हैं। और जब 8 महीना 10 महीना हो जाए तो उसको चेक करते रहे, बीच बीच में चेक करते, 8-10 महीने के बाद उसमें से उसको निकाल कर उसका ऑपरेशन करके हम उसमें से मोती निकाल लेते हैं। मोती सिर्फ सफ़ेद ही नहीं होते, इसमें लाल, काला, जिस तरह के आप डाई यूज करेंगे उसके बाद उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके अनुसार वो मोती का कलर उस पर निर्भर करता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सीफा जो भुवनेश्वर में स्थित है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान जो है व्यक्तिगत रूप से भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसे बेगूसराय में एक किसान है जो आपको निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। जो किसान मछली पालन के साथ मोती पालन करना चाहते हैं, वे अपने ज़िले के संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर अपना प्रशिक्षण के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपको निःशुल्क उपलब्ध है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में चना ज्यादातर बरानी क्षेत्रों में उगाया जाता है और अक्सर किसान इसकी बुआई के बाद फसल पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जबकि इस समय चने की फसल में विशेष देखरेख की जरूरत है, क्योंकि इस समय फसल में चने का सबसे घातक रोग उकठा का प्रकोप होता है, जिसका समय रहते नियंत्रण अगर नहीं किया जाता तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, आप चने की फसल में उकठा रोग का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय साबौर जिला भागलपुर के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार से। में चना का फसल आप पूरी तरह से बो चुके होंगे और आपका चना के फसल में
काफ़ी अच्छा कर भी रहा होगा। लेकिन किसान भाइयों, ये ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस फसल में मिट्टी जनित बीमारी होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है। और इस मिट्टी जनित बीमारी होने के कारण से पौधों में विभिन्न तरह के रोग होने का संभावना रहता है। इसमें प्रमुख रूप से उकठा, जिसको कि अंग्रेजी में विल्ट कहा जाता है, ये बीमारी होने का संभावना रहता है इस अवस्था में। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे पौधे बड़े हो रहे हैं, उनके पत्तियां जो है पीले होने लगते हैं। पीले होने के बाद एक एक करके जो है उसके तना सूखने लगते हैं। पूरा पौधा आप देखेंगे कि सूख गया, और शुरू में जो पीलापन था वो पूरी तरह से पत्तियां जो मुरझा जाती है और पूरा पौधा सूखकर मर जाता है। उकठा रोग के कारण चने के पौधे मुरझाकर सूखने लगते हैं और ग्रसित पौधे को उखाड़कर देखने पर उसकी जड़ों पर गहरे भूरे फफूंद दिखाई देती है तथा उसके तने को फाड़कर देखने पर बीच में काली धारी दिखाई देती है। अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन में भारी कमी होती है। और ये मुख्यतः मिट्टी से होने वाली बीमारी है। तो मिट्टी से होने वाली बीमारी के बचाव के लिए, जैसा कि हमको ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो है बीज उपचार जरूर किए होंगे। बीज उपचार में जैसा कि मैं बता दूं आपको कि बीज उपचार के लिए आजकल बाज़ार में काफ़ी अच्छा फफूंदनाशक आया है। कार्बेंडाजिम हो या कैप्टन हो, थीरम हो, या दोनों का मिक्सचर भी आया हुआ है। उसके द्वारा आप 2 ग्राम से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप बीज उपचार करके लगाए होंगे। दूसरी बात यह है कि जिस खेत में ये बीमारी आती है, उस खेत में आप चना का खेती ना करें, क्योंकि ये मिट्टी जनित बीमारी है। पुनः आप चना का खेती किए होंगे तो ये बीमारी आने का संभावना रहता है। ये बीमारी जो है खेत में कहीं कहीं आपको दिखाई देगा शुरू में, क्योंकि वो मिट्टी से के द्वारा, मिट्टी में जो फफूंद होते हैं उसके द्वारा ये पौधे को ग्रसित कर देते हैं। तो इसके लिए जो अनुशंसा की गई है उसके अनुसार जो है गर्मी में आप गहरी जुताई कर सकते हैं या क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में आप जहाँ पे आप चना लगाए हैं तो वहाँ पे गेहूँ लगाएं या मसूर का खेती करें। दूसरी चीज़ ये है कि ये मिट्टी जनित होने के कारण से आप गहरी जुताई करते हैं तो उसके जो फफूंद के कारक होते हैं वो उस स्थिति में मर जाते हैं। अगर चना का खेती आप उसी खेत में करते हैं तो ये बीमारी आने की काफ़ी संभावना रहती है, या ये बीमारी का जब जड़ उखाड़ते हैं तो वो दिखाई देता है। तो आपको करना ये है कि आप एक अंग्रेजी में जिसको सॉइल ड्रेंचिंग या मिट्टी को भिगोने का जो कहा गया है, क्योंकि पूरी तरह से उपचारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मिट्टी से होने वाली बीमारी कारण से आपको मिट्टी को जड़ से लगे हुए जो भाग है मिट्टी है उसको आपको सॉइल ड्रेंचिंग या मिट्टी को भिगाना है। तो इसके लिए जो फफूंदनाशक है उसको कि आप बाज़ार में आप काफ़ी जानते भी हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डालकर जड़ से लगे हुए मिट्टी को आपको भिगाना है। और पूरे खेत में, क्योंकि ये पूरे खेत में हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसान भाई आप अपने खेत में रोज़ जाते होंगे सुबह में। अगर जहाँ पे ये आपको बीमारी, सूखने का बीमारी या उकठा बीमारी आपको दिखाई दे, उसके जो आपका भाग है, ग्रसित भाग, उस जगह के मिट्टी को भिगाना है। साथ ही कुछ जो स्वस्थ पौधे हैं जो कि आपके रोग ग्रसित पौधे हैं उसके बगल में होंगे, उसको ही भिगाना है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से सॉइल ड्रेंचिंग आपको करना है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था पर नियंत्रण करने के लिए रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसका भुरकाव करके सिंचाई कर देते हैं, तो इस रोग को कम किया जा सकता है। अगर आप नहीं करें, क्योंकि मिट्टी जनित बीमारी है, तो एक बार ये बीमारी आपके खेत में लग जाती है तो वो बचाव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और पौधा मुख्य रूप से आपको पूरी तरह से मर जाता है। इसलिए किसान भाई, अगर आप इन अनुशंसित बातों पर ध्यान देंगे तो आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आलू की फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है और इस अवस्था में आलू की फसल से अधिक उपज लेने के लिए सिंचाई से लेकर पौध सुरक्षा इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक और जहां सिंचाई के अभाव में फसल सूखने लगती है, वहीं दूसरी ओर खरपतवार एवं हानिकारक कीट और रोग फसल को नुकसान पहुंचाते हैं।
इसलिए आलू की फसल में इन सभी कार्यों को कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरला यादव। जैसे कि सभी जो अगेती और मुख्य फसल और पिछेती फसल, सभी फसल आलू की किसानों ने बो दी होगी। तो जो मुख्य फसल है उसको लगभग 25 से 30 दिन हो रहे हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो आलू की फसल की उचित बढ़वार हेतु आप फसल में सिंचाई करते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। फिर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई कर दें, तुरंत सिंचाई कर दें 1-2 दिन के बाद। और सिंचाई करते समय ध्यान रखें, सिंचाई आप कर रहे हैं, जो मात्रा है सिंचाई की 1/4 भाग जो मेड़ का है वो न डूबे, ऊपर से न डूबे। तो 3/4 भाग तक आप पानी भर सकते हैं। और इस फसल में 6 से 8 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो है 10 से 15 दिन का अंतराल होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार ही करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि 10 से 15 दिन हो। अगर सिंचाई की आवश्यकता जल्दी पड़ रही है तो जल्दी कर दें। अगर देर में हो रही है, मिट्टी में काफी जो है नमी है, तो उसको थोड़े दिन बाद कर सकते हैं। अब बात आती है संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन की। तो आप आलू की फसल की उचित वृद्धि व विकास हेतु पोषक तत्वों की कितनी मात्रा का प्रयोग कब और कैसे करें, आइए जानते हैं। इसमें जो है जो बची हुई उर्वरक जैसे कि नाइट्रोजन, आधा नाइट्रोजन से 180 किलोग्राम के रेट से नाइट्रोजन डालते हैं आलू में। जो भी 90 किलोग्राम नाइट्रोजन आपने बचा के रखी है वो 25 से 30 दिन के बाद पड़ती है। तो उस नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में जो उसका छिड़काव कर दें। छिड़काव से पहले ध्यान दें कि अगर खेत में खरपतवार है तो उसमें निराई गुड़ाई कर दें, और इससे क्या होगा, मिट्टी थोड़ा भुरभुरी हो जाएगी और जो खेत है वो भी खरपतवार मुक्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन का छिड़काव कर दें। उसके बाद खरपतवार के लिए मैंने बताया कि बुआई से पहले जो है गोल का स्प्रे कर देते हैं, प्री इमरजेंस, मतलब पौधे का जो है अंकुरण न हो उसके पहले ही जो है उसका स्प्रे कर देते हैं। और जो रेट होता है वो आधा लीटर घोल लेते हैं, 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और फिर उसको छिड़काव कर देते हैं। यदि अभी भी खरपतवार ज़्यादा हैं, फिर वही रेट लेकर के आधा लीटर जो है घोल ले लें, ऑक्सीक्लोरोफेन बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम है, और उसको 1000 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें। निराई गुड़ाई कर ली तो उसके बाद जो है इसका छिड़काव कर सकते हैं, ताकि फिर जो है खरपतवार कम मात्रा में आए। और यदि और भी दिखते हैं तो 50-60 दिनों के बाद, बुआई से 50 और 60 के दिनों के बाद फिर दोबारा भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी चढ़ाते समय ध्यान रखें, अगर वो खाद्य हेतु आपने वो फसल उगाई है तो मिट्टी अच्छे से चढ़ाएं, ताकि कंद खुले ना रहें। यदि कंद खुले रह गए तो वो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आएंगे और वो हरे हो जाएंगे, फिर वो खाने योग्य नहीं रहते, वो काफ़ी जो नुकसानदायक होते हैं। और अगर बीज है तो आप फसल को उगा रहे हैं तो मतलब उसमें इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मिट्टी अच्छे से चढ़ानी चाहिए। मौसम थोड़ा मतलब तापमान थोड़ा कम हो रहा है तो अगर कोहरा पड़ता है, आसमान में बादल छाए रहते हैं और वातावरण में काफ़ी नमी रहती है, तो पिछेता झुलसा रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपकी फसल इसकी चपेट में ना आए, इसके लिए प्रोफाइलैक्टिक मतलब रोकथाम हेतु मैंकोजेब 2.5 किलोग्राम मैंकोजेब पाउडर ले लें, उसको 1000 लीटर पानी में अच्छे से घोल लें और फिर छिड़काव कर दें। 2 से 3 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल में करेंगे तो आपकी फसल बची रहेगी, काफ़ी हद तक बची रहेगी। यदि आपने खाद्य हेतु जो है फसल उगाई है, मतलब इस छिड़काव जो कवकनाशी हैं इनका छिड़काव थोड़ा सा कम करना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से ही करें। दूसरा, यदि आपकी फसल इस बीमारी की चपेट में आ जाती है तो कार्जेट या जो है मॉक्सिमेट, 2 ऐसी दवाएं हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, ये कवकनाशी हैं, इनको खरीद लें और 2 किलोग्राम दोनों दवाओं को, पहले अगर आप कार्जेट कर रहे हैं तो 2 किलोग्राम ले लें और उसको 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। जब आपको दूसरे छिड़काव की आवश्यकता हो तो मॉक्सिमेट लें, मतलब अल्टरनेट, एक के बाद एक लें।
और 10 से 15 दिन के अंतराल में 3 से 4 छिड़काव करेंगे तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को रोका जा सकता है। उसके बाद जब आपकी फसल आपको लगता है कि तैयार हो गई है तो इनके लत्तर को काट दें। आप मतलब खुदाई करना चाहते हैं बाजार भाव के हिसाब से, बेचने के पर्पज़ से, अगर बीज के हिसाब से करना चाहते हैं मतलब जब आपको खुदाई करनी है तो उसके 10 दिन पहले ही सिंचाई को रोक दें, फिर उसके लत्तर काट करके छोड़ दें 10 दिन के लिए और फिर उसकी खुदाई कर लें। खुदाई करते समय ध्यान रखें कि जो भी कंद हैं वो धूप में ना पड़े रहें और जो तापमान है बहुत ज़्यादा ना बढ़े, मतलब 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कंद बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं, उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। छायादार जगह में कंदों को रखें और फिर उनको साफ़ कर लें। जैसे जो रोगग्रस्त हैं, कटे फटे हैं उनको अलग कर लें और जो अच्छे हैं उनको एक तरफ कर लें। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर प्रदेश के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि विभिन्न फसलों, सब्जियों को तापमान के प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने के लिए मिट्टी में नमी की कमी न होने दें तथा आवश्यकता अनुसार नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। अगर संभव हो तो खेत के आसपास धुआं करें तथा निकाई गुड़ाई कर मिट्टी में नमी को संरक्षित रखें। रबी फसल, दलहनी एवं तिलहनी फसलों में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई कर सिंचाई करें। गेहूं फसल में बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद निकाई गुड़ाई कर सिंचाई करें। अगर फसल में बहुत ज्यादा खरपतवार उगाई है तो इसके नियंत्रण हेतु बुआई के 30 दिनों बाद तथा 35 दिनों के पहले खरपतवार नाशी दवा आइसोप्रोक्यूरोन 300 ग्राम सक्रिय तत्व एवं 2,4-D 200 ग्राम सक्रिय तत्व को 240 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। गेहूं की फसल में ऐसे मौसम में पत्ती का धब्बा रोग लगने की संभावना रहती है, अतः किसान भाइयों पत्तियों पर इस रोग के लक्षण देखते ही फफूंदनाशी इंडोफिल M 45 दवा का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से करें। चने की फसल में बुआई के 30 से 40 दिनों बाद तथा फूल आने से पहले खोचाई का काम करें। आलू 30 दिन पहले लगाए गए फसल में मिट्टी चढ़ाकर यूरिया का भुरकाव 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें तथा फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। फसल को अंगमारी रोग, जिसमें शुरुआत में निचली पत्तियों पर छोटे फीके भूरे चमकदार धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों पर भी फैलने लगते हैं तथा अंत में पत्तियां सिकुड़कर गिर जाती हैं। इनसे बचाने के लिए साफ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से अथवा रिडोमिल 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दवा का छिड़काव करें। इस समय अगात मटर के फसल में चूर्णल फफूंदी पाउडरी मिल्ट्यू रोग के आक्रमण की संभावना रहती है, जिसमें पत्तियों, फलों एवं तने पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। अतः किसान भाई इस रोग से बचाव के लिए फसल में कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। विभिन्न रबी फसल एवं सब्जियों में अगर लाही का आक्रमण हो रहा हो तो अविलंब कीटनाशी दवा मोनोक्रोटोफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा इमिडाक्लोरोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। पशुधन, ठंड के मौसम में गाय, बैल में FMD चपका रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है। इस रोग से बचाव हेतु पशुओं को टीका लगवाएं। अपने पालतू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इनके रहने की जगह के आसपास आग जलाकर स्थान को गर्म रखें तथा दरवाजे एवं खिड़कियों में जूट के बोरे का पर्दा लटका दें। साथ ही साथ धूप निकलने के बाद ही पशुओं को बाहर निकालें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव सैदपुर, जिला भागलपुर के किसान अभिषेक कुमार ने।
आपने सरसों की फसल में माहू कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है तो अभिषेक कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सरसों में निम्फ माहू, जिसको अपन माहू बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान सरसों के जो फूल है उनको पत्तियों का रस चूस के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। माहू या चेपा कीट हल्के हरे पीले रंग का 1 से 1.5 मिलीमीटर लंबा होता है। इसके प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों के निचली सतह और फूलों की टहनी पर समूह में पाए जाते हैं। ये प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार प्रकोप रहने पर पौधों के विभिन्न भाग चिपचिपे हो जाते हैं, जिन पर काला कवक लग जाता है। परिणाम स्वरूप पौधों की भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे पैदावार में कमी हो जाती है। कीटग्रस्त पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण कभी कभी तो फलियां भी नहीं लगती, और यदि लगती हैं तो उनमें दाने पिचके एवं छोटे हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी को 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। क्विनालफॉस या मेलाथियन 50 सीसी को 1 लीटर मेलाथियन या क्विनालफॉस को 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से आपको एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कुछ और कृषि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।